हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हम लोग का आज का जो न्यू टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरफेरेंस बाय वेज शेप फिल्म स्पेशल केस ऑफ थिन फिल्म। तो जैसा ये स्क्रीन पे आपको हेडिंग दिख रही है, जैसे काफ़ी कुछ इससे ही क्लियर होने वाला है। स्पेशल केस ऑफ थिन फिल्म और एप्लीकेशन ऑफ थिन फिल्म का सेंस ये है यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग एक नए तरह की फिल्म दैट इज़ वेज शेप फिल्म की बात करने वाले हैं, लेकिन उसका बिहेवियर थिन फिल्म से मिलता जुलता होगा। इसी वजह से हम लोग ये नाम दे रहे हैं कि इट इज़ ए स्पेशल केस ऑफ स्पेशल केस ऑफ थिन फिल्म। अब जब ये आपके दिमाग में एक सीधा सा क्वेश्चन आने वाला है कि हम लोग बात कर रहे हैं वेज शेप फिल्म की, यानी एक नए टाइप की फिल्म की, और हम लोग कह दे रहे हैं कि उसका बिहेवियर और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वेज थिन फिल्म जैसी होंगी, तो ऐसे पॉसिबल कैसे हो रहा है। तो पॉसिबल कैसे हो रहा है, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि वेज शेप फिल्म होती क्या है, कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है। तो सीधी सी बात है कि एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं आप लोगों को। आप दो ग्लास प्लेट ले लीजिए, दो ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट ले लीजिए, दूसरी ग्लास प्लेट ले लीजिए, और एक ग्लास प्लेट के ऊपर दूसरी ग्लास प्लेट एक इंक्लाइंड एंगल पर इस तरीके से रख दीजिए। इससे जो फिल्म फॉर्म हो रही है इसको हम लोग बोलते हैं वेज शेप फिल्म। क्लियर। दैट इज सीधी सी बात है कि एक बेस में एक ग्लास प्लेट रख दी जाए, उसके ऊपर एक एंड को फिक्स कर दिया जाए और अनदर एंड पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट जैसा कोई ऑब्जेक्ट हो उस ऑब्जेक्ट को रख दें, और उसके बाद दूसरी फिल्म को हम लोग रख देंगे। जब दूसरी ग्लास प्लेट को रख देंगे तो उससे जो शेप फॉर्म होगा दैट इज वो स्ट्रेट लाइन एंड थोड़ा स्लोप लिया हुआ है एक, और दूसरी ग्लास प्लेट एक फिल्म को फॉर्म करती है जिसको हम लोग वेज शेप फिल्म बोलते हैं। इसको आप फिगर में ये देख लीजिए, जैसे ये फिगर बना हुआ है, इसमें वेज शेप फिल्म जो फॉर्म की जा रही है, यहाँ पे दो ग्लास प्लेट हैं, एक ग्लास प्लेट ऐसे बेस में रखी हुई है, दूसरा थीटा एंगल पर इंक्लाइंड करके रख दी गई है, और इस तरीके से एक वेज शेप फिल्म फॉर्म होती है। अब इससे तो जब वेज शेप फिल्म हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो हम लोगों को थोड़ा सा अब एक और डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाली है कि हमने कहा कि ये स्पेशल केस ऑफ थिन फिल्म है या थिन फिल्म का एप्लीकेशन है। तो ये थिन पैरेलल फिल्म का एप्लीकेशन कैसे हो सकता है। यहाँ तो वेज का एंगल दिख रहा है, एक स्लोप दिख रहा है, दोनों फिल्म देखने में अलग अलग दिख रही हैं, तो इनका बिहेवियर एक जैसा कैसे होगा। कैसे इंटरफ्रेंस पैटर्न में जो फिजिक्स अप्लाई हो रही है, दैट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल हो रही है, वो कैसे अप्लाई हो जा रही है, या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एक जैसे कैसे हो जा रहे हैं। अब इसके लिए कुछ आंसर्स हम लोग देने वाले हैं, जिससे एकदम आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी कि हम लोग ऐसा क्यों कह रहे थे। आपको देखने में यहाँ वेज शेप फिल्म थोड़ा सा इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन जब आपको हम इसका मेजरमेंट कर यानी इसकी हम लोग थिकनेस बता देंगे और एंगल बताएंगे तो आपको उनको थोड़ा सा आश्चर्य होगा। दैट इज़ आप लोग ये समझिए कि जो थिकनेस ऑफ द फिल्म होती है वेज शेप फिल्म, इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ 1 माइक्रोमीटर। जो वेज शेप फिल्म फॉर्म होती है उसकी थिकनेस की अगर बात की जाए तो वो 1 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी महीन वेज शेप फिल्म फॉर्म होती होगी। पैरेलल फिल्म में भी यही थिकनेस होती है। पैरेलल फिल्म में भी थिकनेस 1 to 10 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है, और यहाँ पर भी फिल्म का ऑर्डर 1 to 10 माइक्रोमीटर ही होता है। तो अब एक चीज़ तो क्लियर हो गया इसको। अच्छा, थोड़ा सा हम और एक क्लियर कर दे रहे हैं। दो ग्लास प्लेट ले ली जाए, एक एंड को इस तरीके से फिक्स कर दिया जाए, और अनदर एंड पर हम लोग एक बाल जैसा, ये जो हम लोग का हेयर दिख रहे हैं, हेयर का एक पार्टिकल काट लीजिए, इसको यहाँ पर रख दीजिए फिल्म पर। तो जब रखेंगे तो इससे जो वेज शेप फिल्म फॉर्म होगी, अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ग्लास प्लेट, उसकी एक एंड फिक्स कर दिया, और अनदर एंड पे आप एक बाल जैसा, यानी हेयर जैसा ये पार्टिकल एक काट के थोड़ा सा बाल का टुकड़ा रख दे रहे हैं, तो उससे जो फिल्म फॉर्म होगी वो कैसी बन रही होगी। वो सिर्फ कहने के लिए वेज शेप फिल्म होगी बस, और कुछ नहीं।
क्योंकि आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको थोड़ा सा देखेंगे, वैसे फिल्म को दिमाग से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस वो देखने में तो एकदम जस्ट लाइक ए पैरेलल फिल्म ही महसूस होती है। क्योंकि जो इतना कम एंगल होता है ना, ये दिखाई ही नहीं पड़ता, हम लोग नेकेड आई से तो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर क्या होता है एंगल्स का, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, वो फ्रैक्शन ऑफ 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री का पार्ट होता है, दैट इज वो मिनट के ऑर्डर में होगा। अब आप सोच लीजिए कि जो ये एंगल फॉर्म होता है, इस एंगल की वैल्यू मिनट्स में होगी। मतलब दो सरफेस हम रख रहे हैं ऐसे इंक्लाइन करके, लेकिन इंक्लाइनेशन जो एंगल है वो अगर आप सोच लीजिए कि 1 डिग्री से कम हो तो लगभग तो ऐसे ही ऊपर ऊपर एक ऐसी बन जाएगी ना फिल्म। तो वो पैरेलल फिल्म जैसा ही बिहेव करेगी। और एक इंटरेस्टिंग बात याद रखिए, अगर एंगल ऑफ वेज से फिल्म बढ़ता जाएगा तो कभी भी इंटरफ्रेंस क्रिएट नहीं होगा। हम लोगों ने इसके आगे डिस्कस किया हुआ है कि वैसे फिल्म में जब आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए हुए हैं तो उसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे क्या हो रहा है। उसमें हम लोगों ने अलग अलग फिगर्स भी बना रखे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इतनी सी बात जान लीजिए कि वैसे फिल्म फॉर्म कैसे होती है। तो आपको 2 ग्लास प्लेट लेनी है, दोनों ग्लास प्लेट का एक एंड को आपको फिक्स कर देना है और अनदर एंड पे एक छोटा सा पार्टिकल रख देना है। इससे जो फिल्म क्रिएट होगी वो होती है वेज शेप फिल्म। इसमें जो थिकनेस ऑफ द फिल्म होती है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है, एंड जो एंगल होता है इंक्लाइनेशन का या वेज शेप फिल्म का जो एंगल होता है वो मिनट के ऑर्डर का होता है, यानी 1 डिग्री से भी बहुत कम होता है। तो ये तो एक हो गया वेज शेप फिल्म के बारे में कि वेज शेप फिल्म फॉर्म कैसे होती है। अब वेज शेप फिल्म फॉर्म होने के बाद में बिहेवियर भी आपको दिख रहा है इसका। अगर आप स्क्रीन पे देखिए तो दिख रहा है कि एक लाइट इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होने के बाद में अपर सरफेस और लोअर सरफेस से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। 2 कोहेरेंट बीम ब्रेक हो रही हैं और जब ये बीम सुपर इम्पोज होती हैं तब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए, जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, अब इस पर गौर कीजिए। एक ये बीम है और दूसरी ये बीम है। जब ये सुपर इम्पोज होती हैं तब जाके इंटरफ्रेंस पैटर्न बन जाता है। यानी व्हेन लाइट बीम, यहाँ पर ये एंगल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल है, आप गौर करिएगा। और इस थीटा एंगल की वैल्यू हम लोगों का लेस देन 1 डिग्री होती है। और जो थिकनेस ऑफ द फिल्म हम लोग दे रहे हैं वो थिकनेस ऑफ द फिल्म जो है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर की ऑर्डर की होती है। क्लियर? ये तो आप लोग अच्छा इसका बिहेवियर तो देखिए ना आप, सेम पैरेलल जैसा ही तो हो रहा है। एक बीम इंसिडेंट कराई जा रही है, अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर एक बीम ये इंसिडेंट कराई जा रही है। इंसिडेंट होने के बाद में अपर सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होके फिल्म के अंदर जा रहा है, दैट इज ट्रांसमिट होके फिल्म के अंदर जा रहा है और उसके बाद इस तरह का बिहेवियर दिख रहा है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इसका बिहेवियर तो आपका एक ही जैसा है। और इसकी यहाँ पर आप ये देख लीजिए, जो यहाँ पर हम लोगों को रे डायग्राम दिख रहा है, ये देखिए, एक ये और ये जस्ट पैरेलल दिख रहा है, आपको दिखाया भी जा रहा है कि पैरेलल जैसा ही है। आप ये सोच लीजिए कि अगर मान लीजिए कि इंक्लाइन इस तरीके से होता और हम लोग यहाँ पर ये वाला प्रोसेस कर रहे होते तो ये बीम ऐसे फैल रही होती। आप जरा ये गौर करिए, फिगर देखिए। तो क्या ये फिल्म ये जो दो ठो आपकी ये जो बीम्स हैं, क्या ये आपस में कभी ओवरलैपिंग करती? ये तो दूर फैलते हुए ऐसे जा रही हैं। तो जितना वेज का एंगल इंक्रीज करता जाएगा, जितना एंगल इंक्रीज करता जाएगा वेज से फिल्म का, वैसे वैसे लाइट रेस पैरेलल की बजाय दूर जा रही होंगी। और दूर जा रही होंगी तो इनमें कोई ऐसा अट्रैक्शन फोर्स तो लगता नहीं है बाबू मोशाय जैसा कि अट्रैक्शन फोर्स लग जाए और ये सुपर इम्पोज दौड़ के पकड़ लेना। नहीं, हमको सुपर इम्पोज होना है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और लेंस भी लगाएंगे, मान लीजिए आपने कॉन्वेक्स लेंस भी लगा लिया, तो कॉन्वेक्स लेंस में तब एप्लीकेबल है, फोकस तब हो पाएगी बीम्स जब ये पैरेलल आ रही होंगी। अब ये दूर जाती हुई बीम तो कभी सुपर इम्पोज भी नहीं होंगी। इससे आपको एकदम क्लियर हो जा रहा है कि क्या हो सकता है। तो एंगल हमेशा 1 डिग्री से कम ही रहता है। और फिल्म कैसे बनती है ये आप एक चीज़ थोड़ा देख लीजिए, हम थोड़ा आपको दिखा दे रहे हैं। थोड़ा सा और एक चीज़ देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए ये हमने देखा
और इसके ऊपर पतली सी एक और ऐसी हमने लाइन खींच दी, तो ये देखिए वेज शेप फिल्म बन गई है। इधर देखिए, और इस वेज शेप फिल्म में अगर आप एक छोटा सा पार्ट इसका कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए इस पार्ट को देख लीजिए, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो आपको देखने में ही वो जस्ट लाइक ए पैरेलल फिल्म या थिन फिल्म दिखाई पड़ रहा है। तो यही सेम जो ये इंसिडेंट लाइट है, जो ये बिहेवियर है, यही बिहेवियर सेम एप्लीकेबल होता है थिन फिल्म में भी और यहाँ पर भी। तो कहने के लिए नाम यहाँ पर वेज शेप फिल्म है, लेकिन थिकनेस ऑफ द फिल्म और एंगल ऑफ द वेज शेप इतना कम होता है कि हम लोग ये दिमाग में जब हम लोग कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व कर रहे होंगे तो याद रखना पड़ेगा हम लोगों को कि इनका दोनों का बिहेवियर, दैट इज बिहेवियर ऑफ वेज शेप फिल्म एंड बिहेवियर ऑफ पैरेलल थिन फिल्म, एक जैसे होंगे। इसीलिए इसको हम लोग स्पेशल केस ऑफ थिन फिल्म बोल रहे हैं। क्लियर? इसके आगे आप फिगर देख लीजिए थोड़ा सा, इसके आगे इन्होंने और दिखाया है कैसे फॉर्म होती है। जैसे भी हम बता रहे थे कि दो ग्लास प्लेट है और इन ग्लास प्लेट पे हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, पार्टिकल रख दिया है, इससे थिन फिल्म एक वेज से फिल्म क्रिएट हो गई है। और इस फिगर में भी आप देखिए गौर से, जो रिफ्लेक्टेड बीम्स हैं उनको पैरेलल बीम दिखाया गया है। अब यहाँ देखिए, ये इंसिडेंट बीम है, ये तो इंसिडेंट बीम है, और जब ये दिखाते हैं तो एक तो ये वाली बीम और दूसरी ये वाली बीम, ये आपस में इंटरैक्ट मतलब सुपर इम्पोज होती हैं, और जब ये बीम सुपर इम्पोज हो जाएंगी तो बैंड पैटर्न बन जाएगा और ये होगा इंटरफेरेंस बाय वेज शेप फिल्म। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि वेज का इफेक्ट इंट्रोड्यूस करके नहीं दिखा रहे हैं। जैसे अभी हमने जस्ट बताया था कि अगर वेज शेप फिल्म होगा तो इसका बिहेवियर ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। फिगर में देखिए, ये ऐसा नहीं दिखा रहे हैं, ये पैरेलल दिखा रहे हैं। ये हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपको वेज शेप फिल्म जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो दिमाग में आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है कि फिल्म तो वेज शेप है, नाम तो वेज शेप फिल्म है, लेकिन इसका बिहेवियर पैरेलल फिल्म जैसा कंसीडर करते हुए दिमाग में, एज्यूम करते हुए दिमाग में हम लोग मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और इसके आगे आपको दो बातें और याद दिला दें, यहाँ पे जो जैसे पैरेलल फिल्म में या थिन फिल्म में दो बात हमने कही थी आपको याद रखना है। एक तो स्टोक्स लॉ, तो स्टोक्स लॉ एक बार खाली हम ऐसे ही पढ़ देंगे, आप लोग इसको समझ, क्योंकि पीछे हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पाथ चेंज ऑफ λ/2 और फेज चेंज ऑफ पाई अकर्स इन द लाइट वेव व्हेन लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर मीडियम। जब लाइट डेंसर पे गिरने के बाद रेयरर मीडियम में वापस लौट के आती है, तब λ/2 का एक ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इंसिडेंट बीम और रिफ्लेक्टेड बीम के बीच में। ये स्टोक्स थ्योरम है या स्टोक्स लॉ है। इसके अलावा कोई केस की बात की जाए तो जैसे साइड में दिखा रहे हैं कि अगर डेंसर में लाइट रेस ट्रेवल कर रही है और डेंसर में ही लौट रही है तो इसमें कोई भी फेज चेंज नहीं होता है, इसमें कोई भी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नहीं आता है दोनों बीम्स के बीच में। ये तो स्टोक्स ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा, ये एक फार्मूला जैसे हम बार बार डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि अगर आपको एक मीडियम में कोई लाइट रेस ट्रेवल कर रही है और उसका एयर इक्विवेलेंट पाथ निकालना है, तो आप लोग उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका मल्टीप्लिकेशन उस थिकनेस में कर देंगे तो एयर इक्विवेलेंट पाथ आ जाएगा। यानी अगर ग्लास प्लेट के अंदर या मीडियम के अंदर लाइट ने टी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, टी डिस्टेंस, टी फॉर टॉय, टी डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उस जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है अगर उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है, तो इस थिकनेस में जब हम लोग म्यू का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हम लोगों को ये निकल के पता चल जाएगा कि अगर ये मीडियम ना होता, अगर एयर में लाइट रेस ट्रेवल कर रही होती उसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना पाथ ट्रेवल करेगी, और उसको हम लोग बोल देते हैं एयर इक्विवेलेंट पाथ। क्योंकि जब हम लोग मान लीजिए सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, दो पाथ ले रहे होंगे या दो लेंथ ले रहे होंगे, एक लेंथ एयर में होगी दूसरी लेंथ मीडियम में होगी, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। या तो हमको मीडियम वाले को एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या एयर वाले को मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल प्रोसेस है, जो भी मीडियम की विड्थ दी होगी आपको उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे
तो एयर पाथ में कन्वर्जन हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि याद नहीं रखेंगे तो पैरेलल फिल्म, थिन फिल्म कुछ नहीं, हवाइयाँ उड़ती हुई नजर आएंगी। आप जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे एक्चुअल में मज़ा उतना आने वाला है। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आने वाला है। अब बेसिक फंडामेंटल आपको नहीं पता होंगे ना, तो आप ऐसे ही जूझते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, आप पढ़ क्या रहे हैं, किताब क्या बताती है। आइंस्टीन भी आके अगर आपको पढ़ाने आ जाएगा, या फिर जो आपके फ्रेस्नेल थे और यंग थे, अगर वही समझाने आ जाएंगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है। आपको समझ में तभी आएगा जब आपको खुद के फंडे क्लियर होंगे। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। इस वाले पार्ट में हम लोगों ने वीडियो चला, जब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो ये वीडियो चलने लग जाएगा, और इसमें हम लोगों ने समझाया है कि क्या होने वाला है। तो इसको हम अभी आगे देखेंगे, अभी इसमें हम आगे चलेगा, अभी नहीं चला रहे हैं। और इसमें एक हम लोग और आंसर देने वाले हैं यहाँ पर। जैसे एक फिल्म देखिए, यहाँ पर ये दिख रहा है, इस फिल्म से आपको वेज से फिल्म पैरेलल जैसा बिहेव क्यों करती है। इसमें आप ABCD और सरफेस और थीटा साई फाई में मत जाइए, फिल्म को देखिए बस, और रे डायग्राम देखिए, क्योंकि इस पे आपके पल्ले नहीं पड़ेगा कि आई कहाँ जा रहा है, कौन टू फाई टू साई ई डैश। हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ ये फिगर इसलिए डाला गया है कि आप ये देख लीजिए, जो वेज से फिल्म होती है वो देखने में अप्रॉक्सीमेट पैरेलल जैसी रहती है, और रे का जो लाइट रेस का जो बिहेवियर होता है इंसिडेंट होने के बाद में, जो रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्रैक्टेड लाइट आती हैं, उनका बिहेवियर पैरेलल जैसा ही रहता है। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग ने अपना टॉपिक ऐड करके वीडियो चला देंगे, इसमें वीडियो चलता जाएगा, आप लोग देखते रहिए, और इसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा। जब आपको समझ में नहीं कुछ अगर क्वेरीज होंगी तो आप लोग पूछ सकते हैं दोबारा आके, हमको कमेंट सेक्शन पे आप बताएं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग वेज शेफ फिल्म में अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए अगर हम लोग इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही प्रोसेस है कि जो भी दो बीम आपस में सुपर इम्पोज होने वाली हैं, यानी कि मिलने वाली हैं किसी पॉइंट पर, उन दोनों बीम के बीच का हम लोग पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। और जब पाथ डिफरेंस हम लोगों को मिल जाता है तो हम लोग कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, दैट इज़ कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, और डिस्ट्रक्टिव फेज की भी रख देते हैं। तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन होती है कि जब पाथ डिफरेंस जो हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं उसकी वैल्यू अगर इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 के ऑर्डर की होती है, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 के ऑर्डर की होती है, तो ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। और जिस भी मर्जिंग पॉइंट पर इंटरफेरिंग बीम का पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 होता है, तो वहाँ पर डार्क फ्रिंजेस यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो एज़ यूजुअल जैसे हम लोगों ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थिन फिल्म, इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म डिस्कस किया है, यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले हम लोग पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने वाले हैं दो बीम्स के बीच में जो इंटरफेयर होने वाली हैं। फिर उसके बाद हम लोग ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन और डार्क फ्रिंज की कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो इस सबसे पहले जो स्क्रीन में सबसे ऊपर पार्ट जो लिखा हुआ है, आप लोग उसको थोड़ा सा गौर करिए कि यहाँ पर जो ये लिखा है स्पेशल केस ऑफ थिन फिल्म। स्पेशल केस ऑफ थिन फिल्म का मतलब है यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पे स्पेशल केस ऑफ थिन फिल्म कह रहा है तो आप लोग नाम से ही इस चीज़ को तुरंत दिमाग में बैठा लीजिए कि जो ऑप्टिकल बिहेवियर होगा फिल्म का, यानी कि वेज से फिल्म का, वो थिन फिल्म से मिलता जुलता होगा। और चूँकि ये स्पेशल केस लिखा हुआ है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू पैरेलल फिल्म ही होने वाला है। यानी हमको जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते समय जो दिमाग में एजम्पशंस या फंडामेंटल्स दिमाग में हम लोग बैठाते हैं, वो पैरेलल फिल्म यानी कि थिन फिल्म वाला ही रखना है दिमाग में। अब अगर दिमाग में आपके एक ये क्वेश्चंस पैदा हो जा रहे हैं कि
वेज शेप फिल्म और थिन फिल्म हम लोग अलग अलग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरी बात अगर वेज शेप फिल्म की हम लोग बात कर रहे हैं तो कैसे थिन फिल्म के इक्विवेलेंट कंसीडर करें। तो इसका एक छोटा सा आंसर है कि जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है, फर्स्ट नहीं सेकंड पॉइंट पे लिखा है कि जो थिकनेस ऑफ द वेज शेप फिल्म होती है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर 1 to 10 माइक्रोमीटर की थिकनेस की होती है। आप अंदाज़ा माइक्रोमीटर सोच लीजिए ना कि एक जो निडिल होती है, आप लोग जो घर में सुई जो निडिल इस्तेमाल करते हैं उसका जो पॉइंट होता है उससे भी महीन, उससे भी कम, यानी बहुत ज़्यादा शार्प। जैसे ब्लेड होती है ना, ब्लेड की जो धार होती है, ब्लेड की जो ऊपर वाले जो एजेस होती हैं उनमें जो धार लगी होती है उसकी तरीके से या उससे भी कम हो सकती है। यानी इस ऑर्डर की आपको वेज शेप फिल्म की बात करनी है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसको। या फिर हम लोग अगर एंगल के टर्म में बात की जाए, पहले बात तो आप लोग ये देख लीजिए कि वेज शेप फिल्म फॉर्म कैसे होती है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं वैसे, लेकिन यहाँ चूँकि फिगर में हम लोग दिखा भी रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर कि दो सरफेसेस हैं और दोनों सरफेसेस के बीच में हम लोगों ने एक एंड तो फिक्स कर रखा है और दूसरे एंड में हम लोगों ने एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि माइक्रोन के ऑर्डर का अप्रॉक्सीमेट होता है। यानी कि ये वेज शेप फिल्म हम लोग नेकेड आइज से गौर से देख नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल से देखना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तब आसानी से देख पाएंगे कि ये फिल्म बनी हुई है। दूसरा, इसका जो इधर एक और फिगर बना हुआ है, आप यहाँ गौर करिए ज़रा, यहाँ देखिए जो यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है, इसको देखिए, इस वाले फिगर को। इस फिगर में क्या दिखा रहा है, देखिए कि जो दो एजेस हैं, दो साइड्स हैं, मतलब अपर सरफेस और लोअर सरफेस है ग्लास प्लेट्स की, इनके बीच का जो एंगल थीटा दिख रहा है वो बहुत कम होता है, यानी कि 1 डिग्री से भी कम होता है, यानी मिनट के ऑर्डर का होता है। तब भी हम लोग ने यहाँ पर ज़्यादा बना रखा है। तो इस केस में अगर फिल्म का थोड़ा सा पार्ट देखा जाए तो वो जैसे जिसको हमने ब्लैक कलर से दिखा रखा है, तो वो देखने में भी पैरेलल फिल्म जैसा रहेगा और इसका बिहेवियर भी पैरेलल फिल्म जैसा ही रहने वाला है। क्योंकि आप लोगों को ये दिमाग से पहले ये सोचना पड़ेगा कि जो वेज शेप फिल्म हम लोग बना रहे हैं वो कितनी मोटी है, यानी उसकी थिकनेस कितनी है। अगर आप ऐसे दिमाग से सोचेंगे कि थिकनेस जैसे फिगर में इतनी बड़ी बड़ी हम लोग दिखा दे रहे हैं एंगल थीटा, अब यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है, ये सेकंड फिगर और थर्ड फिगर देखिए, इसमें जो हम लोग ने थीटा बना रखा है अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री का बना रखा है। खुद से अंदाज़ा लगाइए ना कि 30 डिग्री का बना रखा है, जबकि हम लोग कह रहे हैं कि वेज शेप फिल्म का जो एंगल होता है वो 1 डिग्री से भी कम होता है, यानी मिनट्स के ऑर्डर में होता है। अब यहाँ फिल्म में अगर हम लोग मिनट्स के ऑर्डर की बात कर लेंगे अगर, तो ना तो हमको ये रे डायग्राम दिखाई पड़ेगा और ना हम लोग कैलकुलेशन ढंग से कर पाएंगे। तो जो ये फिगर बने हुए हैं, जो डायग्राम हम लोग ने खींच रखे हैं एक्चुअल में, ये थोड़ा सा ब्रॉड करके बड़े बड़े बना रखे हैं, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस समझ में आ सकते हैं कि जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ साइड्स, यानी कि हम लोग जो साइड दे रखी हैं या रे डायग्राम दे रखा है उसमें जिन लेंथ्स का इस्तेमाल करेंगे तो लेंथ ज़्यादा कम दिखाई पड़ सकती हैं। लेकिन आपको दिमाग में ये एज्यूम करके रखना है कि वेज से फिल्म इतनी ज़्यादा शार्प होती है, यानी इतनी ज़्यादा पतली होती है कि इसका बिहेवियर पैरेलल फिल्म जैसा ही रहने वाला है। क्योंकि आप लोग ये अंदाज़ा लगा लीजिए, जैसे हम आपको एक आंसर थोड़ा सा दिए दे रहे हैं, जब गौर से कीजिएगा, एक फिगर बना रहे हैं आप, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक फिगर ये बनाया, अभी रफ कर देंगे वैसे, इसमें अगर हम लोग इंसिडेंट लाइट डालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये पार्ट आने वाला है इस तरीके से, ये देखिए। तो जैसे जैसे वेस्ट से फिल्म बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो तुम्हारी बीम स्प्लिट होकर रिफ्लेक्टेड बीम बाहर निकल रही हैं, इनके बीच का एंगल मतलब ये फैलती जाएंगी, दूर होती जाएंगी, जैसे फिगर में दिख रहा है। तो ये क्या कभी आपस में सुपर इम्पोज हो सकती हैं क्या? अगर आप कॉन्वेक्स लेंस का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी ये फोकस नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो पैरेलल लाइंस आ रही होती हैं वो फोकस होती हैं। इसका मतलब जितना हम लोग वेज शेप फिल्म का एंगल इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इंटरफेरेंस की पॉसिबिलिटी ख़त्म होती जाएगी।
मतलब हम लोग ये नहीं सोच सकते कि इसे हम बार बार ये दोहरा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि जो वेज शेफ फिल्म का एंगल होता है वो मिनट के ऑर्डर का होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये बार बार बोलने की मेरी वजह यही है कि अगर सपोज़ कर लीजिए कि 1 डिग्री में भी पहुंच गया एंगल, 1 डिग्री से ज़्यादा भी हो गया, तो जो उसकी इंटरफेरेंस होने की पॉसिबिलिटी है वो 90% तक ख़त्म हो जाती है। यानी 1 डिग्री में भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये 30 डिग्री 40 डिग्री का फिगर जो हम लोग बुक में बना के समझाते रहते हैं और यहाँ पर बना के समझा रहे हैं, तो अगर आप लोगों को ये समझ में आएगा कि जैसे हमने एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी, और आप फिगर में देखिए कि ए बी इक्वल टू बी सी बराबर नहीं है, तो ये मत समझिएगा कि फिगर गलत बना हुआ है या फिर हम लोग गलत पढ़ रहे हैं। वो एजम्पशंस दिमाग में रखिए कि जो वेज शेप फिल्म होती है वो पैरेलल फिल्म की तरह ही बिहेव करती है, क्योंकि अगर वेज एंगल थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। और हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस बाय वेज शेप फिल्म, यानी हमको एक स्ट्रिक्ट लिमिटेशन चाहिए वेज शेप फिल्म फॉर्म करने की, उससे ज़्यादा हम लोग ऑर्डर का ले भी नहीं सकते। चलिए, ये तो एक हम लोग का सेकंड केस हुआ। तो इस बात को आप याद रखिए कि जो हम लोग ये बात कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस होने के लिए फ्रिंज का शार्प होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वेज का एंगल बहुत कम होना ज़रूरी है। अब हम लोग अगर दिमाग में हम लोगों की ये बात आ रही है अब हम लोगों के कि हम लोग ये कह रहे हैं कि वेज शेप फिल्म और पैरेलल फिल्म एक जैसी है, तो हम लोग अलग अलग क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बदलाव होगा मैथमेटिक्स में, वो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जरा यहाँ पे आप फिगर देखिए, जो सेकंड फिगर बना हुआ है, इस वाले फिगर को देखिए, जो ये सेकंड फिगर बना हुआ है, इस सेकंड फिगर को देखिए, इसको जो ये बना हुआ है, और इसको देखिए ज़रा सा, ये जो लाइट रेज है, पहले तो तुम आपको यहाँ पे देखिए ए डैश और बी डैश, ये दो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं। ये थिन फिल्म के अपर सरफेस और लोअर सरफेस हैं। पहले हम लोग थिन फिल्म से रे डायग्राम डिस्कस करके फिर वेज का इफेक्ट दिखाएंगे, इसलिए आप सुनते रहिए, ध्यान से सुनिए इसको क्या कह रहे हैं हम लोग। जो डॉटेड लाइन है वो वेज शेप के इफेक्ट की वजह से दिख रही है फिगर में, सेकंड फिगर में, और जो सॉलिड लाइंस दिख रही हैं रेस की, जो सॉलिड लाइंस दिख रही हैं रेस की, वो पैरेलल फिल्म का बिहेवियर के साथ में दिख रही है। यानी यहाँ पर दो फिल्म का कंपैरिजन हो रहा है, थिन फिल्म का और वेज शेप का। और अंतर क्या आने वाला है आप लोग ये गौर कीजिएगा। देखिए, जैसे ही लाइट रेज इंसिडेंट होती है, यहाँ गौर करिए, जैसे ही ये लाइट रेज इंसिडेंट होती है, सेकंड वाले में देखिए जो ये इंसिडेंट रेज दिखा रहा है, वैसे ही ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। एक तो रिफ्लेक्टेड बीम जो ये दिख रही है, और दूसरी रिफ्रैक्टेड बीम जो फिल्म के अंदर यहाँ पर दिख रही है सॉलिड लाइन से आर एंगल के साथ में। गौर कीजिएगा, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी मेढ़ी खींच रही हैं, लेकिन फिगर में बना हुआ है, पहले से गौर कीजिए उसको कि इंसिडेंट लाइट जब गिरती है, आई देखिए इसमें इंसिडेंट एंगल क्या दिखा रहा है, आई। जब आई एंगल से इंसिडेंट रेज डाली जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होकर फिल्म के अंदर आर एंगल से बाहर निकल रही है। गौर कीजिए इसको ज़रा सा, ये देखिए आर से दिख रहा है, जो सॉलिड लाइन है वो हम लोगों को आर से दिख रही है, छोटी लाइन से इतना दिख रहा है, जो यहाँ पर ये आर दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा ज़रा सा, जो हम लोग कह रहे हैं, जो अपर सरफेस यानी कि बी डैश है, इसको हम लोग रोटेट करने जा रहे हैं इस तरीके से, इसको इधर और इसको पकड़ के ऐसे नीचे करने जा रहे हैं। तो जब हम लोग इस तरीके से इसको थोड़ा सा स्लोप देंगे, तो क्या आप लोग ज़रा कॉमन सेंस से सोचिए इस चीज़ को, क्या जो रिफ्रैक्टेड बीम जो फिल्म के अंदर ये जो ये फिल्म जा रही है अंदर, ये वाली जो लाइट रेज जा रही है, क्या सेम एंगल आर पे रहने वाली है? पहला क्वेश्चन तो आप ये समझ लीजिए। तो जब हम लोग स्लोप देंगे तो पहला आंसर तो खुद भी मिल जाएगा कि आर कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, एक आंसर तो मिल गया। दूसरा, अब हम लोग बात करने ये दूसरा आंसर ये होगा कि जो ये नॉर्मल खिंचाव, ये जो नॉर्मल हम लोग ने ड्रॉ कर रखा है जिससे हम लोग लाइट रेज का एंगल डिफाइन कर रहे हैं, अब जब हम लोग स्लोप देंगे तो जो रिफ्रैक्टेड बीम है वो इससे दूर जाएगी या इसके पास जाएगी, हमको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
अंदाज़ा लगाइए क्या होगा जब आप लोग ऐसे करके जब आप लोग ऐसे करके यहाँ गौर कीजिए, जब आप इसको ऐसे करके हम लोग ऐसे करके ऊपर ऐसे ले जा रहे होंगे और इस वाले को नीचे ला रहे होंगे तो ये लाइट थोड़ा सा दूर जाएगी। कितना दूर जाएगी? जितना हम लोग इन बी डैश को हम लोग स्लोप से एंगल देके झुकाते जाएंगे उतना ही ये आर बढ़ता हुआ, यानी कि ये बढ़ते बढ़ते आगे जाएगी। जितना हम लोग आर बढ़ाते, जितना थीटा बढ़ाते जाएंगे उतना आर में थीटा ऐड होता जाएगा और रिफ्रैक्टेड बीम फिल्म में और दूर जाती जाएगी। फिर से समझ लीजिए हम लोग क्या कह रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग इस बी डैश को थोड़ा सा स्लोप देंगे तो जो अंदर रिफ्रैक्टेड बीम है पहले वाली, जो जिसको हम लोग रिफ्रैक्टेड बीम बोल रहे हैं, ये वाली बीम जिसको हम लोग कह रहे हैं, जिसको हम लोग आर एंगल से दिखा रहे हैं अंदर, जितना हम लोग स्लोप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये आर एंगल बढ़ता जाएगा। यानी अगर हम लोग थीटा का स्लोप देंगे तो जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो आर प्लस थीटा बढ़ जाएगा। अगर हम लोग 30 डिग्री का स्लोप देते, वैसे 30 डिग्री बोलना अच्छा नहीं है क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, हम 30 डिग्री नहीं बोलेंगे, सिर्फ थीटा ही वर्ड बोलेंगे जो कि मिनट के ऑर्डर का होगा। मान लीजिए कि हम लोग 1 मिनट का चेंज करते हैं तो आर में कितना चेंजेस आएगा? आर में 1 मिनट और ऐड हो जाएगा एंगल में, और इस तरीके से ये दूर जाती जाती है। तो जो पैरेलल फिल्म या थिन फिल्म का इंटरफेरेंस पैटर्न था, जहाँ पे हम लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए थे, वहाँ पर आर की जगह हम लोग फिगर में आर प्लस थीटा करेंगे। क्लियर? ये जो हम लोगों ने लिख रखा है, ये जो दिखा रखा है, ये इसीलिए दिखा रखा है कि स्लोप, जिस एंगल से हम लोग स्लोप देते जाएंगे वैसे वैसे जो रिफ्रैक्टेड बीम, जो फिल्म के अंदर बीम घुस रही है, रिफ्लेक्टेड बीम का पार्ट जो है, जो ये वी शेप बना के ऐसे करके ऐसे जाती है, जितना जितना हम लोग स्लोप देते जाएंगे उतना उतना वो आर बढ़ता जाएगा। अब हम लोग तीसरा फिगर देखने जा रहे हैं। तो तीसरे फिगर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमको पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने से पहले इस फिल्म में हम लोग थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, जैसे कि थिन फिल्म में पढ़ा था, यहाँ भी डिस्कस कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है। पहला तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया हुआ है, देखिए ए बी, ये देखिए यहाँ पर जो लिखा है, ये जो लिखा है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एफ बी, ये लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको। तो आप यहाँ पर देखिए फिल्म में, ये है ए बी, ये है बी सी, और इसके इक्वल हमने एफ बी लाइन यहाँ ड्रॉ की है। जो ये वाला पार्ट है एफ बी वाला, इसको हमने ड्रॉ किया है इक्वल। गौर करिएगा, अभी हमने बार बार एक बात बोली है कि वेज शेप फिल्म, पैरेलल फिल्म, उसकी लेंथ देखेंगे हम लोग ए बी बी सी ऐसे मिलाएंगे। तो यहाँ देखने में तो आपको जो फिगर दिख रहा है, जो साइड्स दिख रही हैं, वो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी दिख रहा है, लेकिन वेज शेप फिल्म बहुत शार्प होने की वजह से ये डिफरेंस लगभग बराबर, मतलब ये लाइंस बिल्कुल 100% बराबर होती हैं। 100% नहीं कहेंगे, 99.9% बराबर रहती हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि लगभग बराबर रहती हैं, हम लोग ये कह रहे हैं, आप उसको याद रखिएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट उसमें क्या लिखा हुआ है, ए बी, ये देखिए जरा सा, यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू बी सी एंड अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू सी एफ बी, ये लिखा हुआ है। अप्रॉक्सीमेशन का साइन ही लगा हुआ है। तो एक कॉन्स्ट्रक्शन तो ये हो गया, हमने ये एफ बी के बराबर लाइन ड्रॉ कर दी है। क्लियर? यही एक्स्ट्रा कॉन्स्ट्रक्शन है पहला। दूसरा, ए एम इन एयर इक्वल टू म्यू सी एन इन फिल्म लिखा हुआ है, यानी ये पार्ट ए एम वाला पार्ट है, ये यहाँ फिल्म में दिख रहा है, ए एम वाला पार्ट है, इसके बराबर, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं हम लोग, इसके बराबर हम लोगों ने फिल्म के अंदर म्यू सी एन ड्रॉ कर रखा है, म्यू सी एन। तो ये म्यू सी एन, म्यू क्यों मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दिया गया, अगर आप ये बताइए जरा सा, जिसको समझ में आया होगा इसको थोड़ा सा आंसर आप लोग अपने मन में थोड़ा सा सोचिएगा। अभी तो हम खैर बता ही दे रहे हैं। पहला तो ये कि एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से अगर हम एयर के पाथ को और मीडियम के अंदर के पाथ को हम लोग कंपेयर करेंगे तो बराबर कभी नहीं होगा। और अगर हमको एयर इक्विवेलेंट पाथ निकालना यानी कि अगर मीडियम के अंदर का पाथ हमको पता हो, उसमें उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हम लोगों को एयर, मतलब इक्विवेलेंट एयर पाथ मिल जाएगा। यानी कि फिल्म को हटाने के बाद कितना एयर में चलती, ये लेंथ हमको मिल जाती है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पार्ट एयर में है, जो CM दिख रहा है आपको फिगर में देखिए, जो ये जो AM दिख रहा है ये एयर में है, और ये CN है ये फिल्म के अंदर है, इसलिए म्यू का मल्टीप्लिकेशन करके इसको बराबर किया गया है पहला। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आप लोगों के और आ सकता है कि जो फर्स्ट कॉन्स्ट्रक्शन है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू FB लिखा है, इसमें म्यू का मल्टीप्लिकेशन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने क्यों नहीं किया है? तो सीधे सीधे आप एक बात याद रख लीजिए कि जो हम लोग म्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो लाइट के पाथों में करते हैं। अगर लाइट के पाथ से एयर पाथ निकालना होगा तो, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने एक्स्ट्रा कॉन्स्ट्रक्शन किया है, डॉटेड लाइन से जो हमने बनाया है वो लाइंस हैं, वो लाइट रेज नहीं है। तो वो चाहे फिल्म के अंदर हो चाहे फिल्म के बाहर हो। अब जैसे हम लोग ऐसा एग्जांपल सोच ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक फर्श है यानी कि ज़मीन है, ज़मीन से अगर 1 मीटर हमको ऐसे एक लेंथ लेनी है तो 1 मीटर ही रहने वाली है ना, कि उसको ज़्यादा कम और ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। तो हमने ये कॉन्स्ट्रक्शन पहले, आप ये सोच सकते हैं दिमाग के अंदर कि AB इक्वल टू BC, ये तो पहले से खुद फिल्म के अंदर ही अपने आप से होती हैं। इनको नाप लो फिल्म के अंदर और इसके बराबर फिल्म के बाहर FB लाइन ड्रॉ कर लो। ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लाइट बीम नहीं है इसलिए म्यू का मल्टीप्लिकेशन नहीं किया गया है। अब हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस। आप लोग यहाँ पे गौर कीजिए कि ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो लिखा है, देखो स्टेप फर्स्ट लिखा है फ्रॉम फिगर ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस इक्वल टू। तो जब भी आप लोग पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो दिमाग में एक बात याद रखिए, सबसे पहले आप ये देखिए फिगर में कि कौन सी 2 बीम सुपर इम्पोज हो रही हैं, कौन सी 2 कोहेरेंट बीम सुपर इम्पोज होंगी और फ्रिंज पैटर्न बनेगा। तो इस फिगर में आप लोग गौर कीजिए क्या बनी हुई है, देखिए जरा सा, ये देखिए पहली है AE, फर्स्ट बीम है AE, ये थर्ड फिगर में देखिए, और सेकंड बीम है ABD, ABCD भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ABCD। ये दोनों बीम आगे जाके सुपर इम्पोज हो जाएंगी और इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएगा। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी किया था और थिन फिल्म में भी किया था, हम लोगों ने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ये देखो CM लिखा हुआ है यहाँ फिगर में देखिए, ये हम लोग दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की वजह से जो ऊपर का ये पार्ट होता है, ये कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाता है। जैसे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमको सब्ट्रैक्शन करना है ना पार्ट डिफरेंस के लिए, हम हर बार एग्जांपल देते हैं, फिर से दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक लेंथ 5 सेंटीमीटर है, दूसरी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो हम लोग 5 - 4 करेंगे तब 1 उसका डिफरेंस आएगा। तो 4 कॉमन होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाते हैं ना। वैसे ही इस फिल्म में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से यानी कि CM परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से ये वाला ऊपर का जो ये रिमेनिंग पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना AM बचेगा फिल्म एयर में। ये देखो ये AM बचेगा एयर में और ABC बचेगा फिल्म के अंदर। जो हम लोग बोलते जा रहे हैं फिगर में आप लोग देखते चलिए, तब एकदम 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। AM बचा है एयर में और ABC बचा है फिल्म के अंदर। अब अगर आपको पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो पार्ट डिफरेंस सीधे सीधे दोनों पाथों को लंबाई देख लीजिए और सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस। जो आपका ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ देखिए, ABC इन फिल्म माइनस AM इन एयर लिखा हुआ है। ABC इन फिल्म माइनस AM इन एयर लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे जो थोड़ा सा ये देखते चलिए, हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब फिल्म क्योंकि ऊपर हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ABC इन फिल्म माइनस AM, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये माइनस AM इन एयर। अब चूंकि दोनों अलग अलग मीडियम में है, एक फिल्म के अंदर है एक एयर मीडियम में है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में एरर आएगी। तो हम लोग फिल्म वाले यानी मीडियम वाले पाथ को पहले एयर इक्विवेलेंट पाथ में यानी कि इक्विवेलेंट एयर पाथ में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है फिर से याद करिए आप लोग,
मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एयर इक्विवेलेंट पाथ मिल जाता है हम लोगों को। इसलिए देखिए सेकेंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा है म्यू ए बी सी इन एयर माइनस ए एम इन एयर, यानी दोनों एयर पार्ट में बदल चुकी हैं, हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है म्यू, अब ए बी सी को ब्रेक किया है रे डायग्राम के अकॉर्डिंग, फिगर देखिए ए बी सी को लिखा गया है ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए ज़रा सा, क्या है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू होगा ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी सी की जगह इन्होंने क्या लिख दिया है फिगर में, हम लोगों ने क्या लिखा है लाइन में, ए बी प्लस बी सी माइनस ए एम, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखा हुआ है और कोई चेंजेस नहीं किया अभी हम लोगों ने इस लाइन में। अब इसकी अगली लाइन में हम लोगों ने फर्स्ट कॉन्स्ट्रक्शन इस्तेमाल किया है ये वाला कि ए बी इक्वल टू एफ बी होता है। फिगर में देखिए ए बी इक्वल टू एफ बी है, इसलिए हम लोग ए बी की जगह एफ बी को पुट करने जा रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो हम लोग को कितना आ गया है म्यू एफ बी प्लस बी सी, ये देखिए म्यू एफ बी प्लस बी सी माइनस ए एम। तो अब हम लोग इसके आगे बात करने वाले हैं। अब फिगर को अभी नहीं देख रहे हैं, अभी तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं। अब इसके आगे देखिए क्या लिख रहा है एफ बी प्लस बी सी, क्या है देखिए ज़रा सा, एफ बी प्लस बी सी माइनस ए एम लिखा हुआ है। फिगर देखिए, फिगर में देखिए एफ बी प्लस बी सी यानी कि क्या हो गया एफ बी सी। इसमें क्या माइनस करना है, ए एम माइनस करना है। अभी तो इस लाइन में यही लिखा है म्यू एफ बी सी माइनस ए एम, ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये म्यू एफ बी सी माइनस म्यू सी एन, देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए। अब इसमें देखिए क्या किया गया है, सेकंड कॉन्स्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर दिया गया है और इसका इस्तेमाल किया गया है यहाँ वाले का। ए एम की वैल्यू म्यू सी एन के बराबर होती है। ए एम की जो ए एम की वैल्यू है म्यू सी एन के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे ए एम की जगह म्यू सी एन रख दिया है। आप अगर फिगर को थोड़ा सा गौर करें, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले तो यहाँ याद कीजिए क्या लिखा है, म्यू को ध्यान ना दीजिए, लेवल देखिए एफ बी सी माइनस सी एन लिखा हुआ है, एफ बी सी माइनस सी एन, और इसके ऊपर लाइन में क्या लिखा हुआ है एफ बी सी माइनस ए एम लिखा हुआ है। तो दोनों को जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा हम क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। देखिए हमको इस पूरे एफ बी सी में से ए एम को माइनस करना है, एफ बी सी में से ए एम को माइनस करना है। अब ये थोड़ी चूँकि डिस्टेंस दूर दूर लाइंस हैं, तो हम लोग ने इसमें एक मेथड ये अडॉप्ट किया कि ए एम के बराबर पहले हमने मेज़रमेंट करके नाप लिया और ए एम के बराबर जो सेकंड कॉन्स्ट्रक्शन है उसको इसीलिए किया गया था। इस ए एम के बराबर हमने सी एन को यहाँ पर काट लिया, ए एम के बराबर सी एन को कट कर लिया, यानी कि एफ बी सी में से हमको सी एन माइनस करना है। फिर सुन लीजिए क्या कह रहे हैं हम लोग, एफ बी सी जो हम बोल रहे हैं उसको फिगर में देखिए, एफ बी सी में से हमको सी एन माइनस करना है, तो कितना बचेगा, इतना पार्ट बचेगा, दैट इज एफ एन बचेगा, एफ एन। फिर देख लीजिए एफ बी सी में से सी एन माइनस करना है, तो जब एफ बी सी में से सी एन को हम लोग माइनस करेंगे तो एफ एन बचेगा। और सी एन सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, क्योंकि हमको इस पूरी एफ बी सी में से ए एम के बराबर लेंथ कट करनी थी, तो हमने क्या किया ए एम के बराबर सी एन ड्रॉ करके कट कर दिया, तो रिमेनिंग पार्ट एफ एन बचा हुआ है और इसी का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहाँ ये देखिए क्या लिखा है म्यू एफ एन, ये लिखा है म्यू एफ एन। इक्वेशन सेकंड है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग एफ एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें फिगर से और यहाँ पुट कर दें, तो पुट करने के बाद में हम लोगों को ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा, वेरी सिंपल। और देखिए एफ एन निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ज़रा गौर कीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पहले एक चीज़ देखिए, हम लोग ट्रायंगल कौन सा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ए एफ एन, इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यहाँ ये एंगल दिया है आर प्लस थीटा और ये विड्थ दी है टी, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है हम लोगों को। तो जब हमको पूरी ट्रायंगल्स के लिए, यानी हमको इसको ये वाली साइड नहीं पता है, इसको निकालना है पहले। अभी जब हमको ये नहीं पता है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे,
अभी हमको ये वाला एंगल नहीं पता है, अभी तो हमको ये ऊपर वाला एंगल पता था, ये नीचे वाला एंगल नहीं पता है हम लोगों को, ये वाला एंगल नहीं पता है। इन दोनों को पहले निकालना पड़ेगा। आपको अगर याद हो जाएगा तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ दिखा दे रहे हैं कि जो दो ट्रायंगल्स हैं पहले इनको कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम प्रूफ किया गया है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी तीनों साइड और तीनों एंगल्स एकदम एक जैसे होते हैं। जिन भी दो ट्रायंगल्स में तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होंगे वो सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। अब यहाँ पे देखिए दो, इस फिगर में दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। पहला ये ए जी और बी है और दूसरा है एफ जी बी। ये दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। ए जी बी जो हम बोल रहे हैं उसको फिगर में देखिए, ए जी बी फर्स्ट ट्रायंगल है और एफ जी बी सेकेंड ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल्स में इक्वल क्या है जरा देखिए, तीन सीट अगर हम लोग को 3 पैरामीटर्स बराबर मिल जाएंगे तो बाकी रिमेनिंग पैरामीटर्स भी हम लोग बराबर कर लेंगे। तो कौन से 3 पैरामीटर यहाँ पे बराबर हैं देखिए ज़रा सा। पहला, ये जी बी कॉमन है, जो जी बी लाइन है दोनों में कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल्स में जी बी बेस है और दोनों ही कॉमन है। एक चीज़ पूरी हो गई। सेकंड टर्म कौन सा है इसमें, सेकंड कौन सी लाइन बराबर है यहाँ पर, फिर देखिए सेकंड कंस्ट्रक्शन ये वाला, ये लाइन और ये लाइन हम लोगों ने बनाई है कंस्ट्रक्शन से। यहाँ ये देखिए हम लोगों ने बनाया है कि ए बी इक्वल टू एफ बी है, तो दो लाइन आइडेंटिकल हो गई। तीसरा ये देखिए एंगल जो जी पे बना हुआ है उसको देखिए, एंगल ए जी बी और एंगल एफ जी बी बोथ आर 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी 3 पैरामीटर्स एकदम आइडेंटिकल हो गए हैं। तो बाकी रिमेनिंग भी आइडेंटिकल होंगे। और हमने ये क्यों किया है इसको दिमाग में रखिए, क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो समझ में नहीं आता कि हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, ज़बरदस्ती का या ये सब फंडामेंटल करने की ज़रूरत क्या थी। तो सीधी सी बात जान लीजिए, ये पहला से ये थिकनेस टी हमको पहले से पता थी ये वाली, और नीचे वाली टी नहीं पता थी। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं यानी एक जैसे हैं, तो अगर ट्रायंगल की ये वाली साइड अगर टी है तो नीचे वाली भी टी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्लियर। और दूसरा आप एंगल देख लीजिए, पहले ये वाला एंगल पता था हमको कि आर प्लस थीटा होता है, नीचे वाला ये वाला एंगल नहीं पता था, एफ वाला एंगल नहीं पता था हम लोगों को। तो कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी की वजह से ये एंगल्स भी आर प्लस थीटा हो जाएगा, यानी कि जो एफ प्लस एंगल एफ दिख रहा है यानी कि जी एफ बी दिख रहा है, एंगल जी एफ बी दिख रहा है, वो भी आर प्लस थीटा हो जाएगा। यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ हमको नहीं, जो हम लोग को पैरामीटर्स नहीं पता थे, वो जानने के लिए हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट वाली प्रॉपर्टी यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए थोड़ा सा, हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को हम लोग यहाँ बना ले रहे हैं अलग, नीचे हम लोग ने अलग बनाया है, दिखाते हैं उसको अभी देखिएगा। और इसमें हमको निकालना क्या होगा, हमको ये एफ एन निकालना होगा। एफ एन निकाल लेंगे और ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब नीचे ये देखिए ये बना हुआ है, ये देखिए ये हम लोगों ने ड्रॉ कर रखा है, इसको देखिए ये इस ट्रायंगल को देखिए, ए एफ हमको पता चल गया 2t है, क्योंकि टी ऊपर वाला हो गया पार्ट और टी नीचे वाला पार्ट हो गया, 2t हो गया। एफ एन निकालना है हमको, और ये जो है एंगल आर प्लस थीटा है। तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, यानी कि ए एन है परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर है। तो हमको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला फार्मूला नहीं चाहिए होगा जिसमें परपेंडिकुलर हो। कौन सा चाहिए होगा, जिसमें हाइपोटेन्यूस यानी कि विकर्ण हो, या फिर साथ में उसके बेस हो यानी कि आधार हो। जब ये दोनों हो जाएंगे तभी हम लोगों को यहाँ पे फार्मूला फंडामेंटल अप्लाई कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो ऐसा कौन सा तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसमें बेस आता हो और हाइपोटेन्यूस आता हो, तो वो कॉस है। कॉस और सेक दो होते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉस लेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये नीचे देखिए यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं, ये देखिए नीचे नहीं करने जा रहे हैं, यहीं पे कर रखा है। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा है कॉस आर प्लस थीटा
कॉस आर प्लस थीटा इक्वल टू ये देखिए दे रखा है, और इसके आगे हम लोगों ने एफ एन अपॉन 2t कर दिया है। ए एफ की वैल्यू 2t दिख रही है। इसके बाद हमने एफ एन कैलकुलेट कर लिया, तो एफ एन की वैल्यू आ गई 2t कॉस आर। ये देखिए एफ एन इक्वेशन थर्ड देखिए, एफ एन की वैल्यू आ गई 2t कॉस आर। इसको उठा के हम लोग ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस वाले फार्मूले में रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, तो हम लोग को ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। तो ये देखिए इक्वेशन सेकंड देखिए क्या लिखा है, ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस इक्वल टू म्यू एफ एन लिखा हुआ है, और हम लोग ने यहाँ पर एफ एन को कैलकुलेट कर लिया है। एफ एन की वैल्यू कितनी आ गई है, इक्वेशन थर्ड देखिए 2t कॉस आर प्लस थीटा। तो जब हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, तो हम लोग को ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर। क्लियर? अगर किसी को याद हो तो थिन फिल्म में 2 म्यू टी कॉस आर आया था। अगर किसी को याद हो तो थिन फिल्म इंटरफ्रेंस वाले पार्ट में जो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस आया था वो 2 म्यू टी कॉस आर आया था, 2 म्यू टी कॉस आर। वेज शेप की वजह से यहाँ पर आर प्लस थीटा आया हुआ है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ वेज शेप फिल्म। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग ने ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दी, स्ट्रोक्स लॉ। जिसको स्ट्रोक्स लॉ डिस्कस पढ़ना होगा या समझना होगा वो हम लोग ने थिन फिल्म में डाल रखा है, एक अलग से वीडियो बना के स्ट्रोक्स लॉ बता रखा है, उसको देखिएगा। खाली हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्या है। जब लाइट बीम रेयर मीडियम से चलते हुए आती है, डेंसर की बाउंड्री पे गिरती है, वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर हल्के मीडियम यानी कि रेयर मीडियम में आती है, तो इंसिडेंट बीम और रिफ्लेक्टेड बीम के बीच में λ/2 का एक पार्ट डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस बोलते हैं। याद आ गया? नहीं आया? इसको देखो, जैसे मान लो लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हल्के मीडियम से यहाँ पे ग्लास है, ये ग्लास है यहाँ पर मान लीजिए, और यहाँ पर एयर होगा हम लोगों का। तो जो ये लाइट बीम इंसिडेंट करते हुए आ रही है, तो ये जो ये नीचे ग्लास है, डेंसर की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होके जाएगी ऐसे करके, तो ये वाली इंसिडेंट बीम है, ये रिफ्लेक्टेड बीम है। इन दोनों बीम्स के बीच में λ/2 का ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आ जाता है ऑटोमेटिकली, जो कि स्ट्रोक्स लॉ से आता है। तो आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा, यानी कि हम लोगों को जो टोटल पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रोक्स लॉ कहाँ अप्लाई हो रहा है, यहाँ फिगर में देखिए एस ए और ए ई। एस ए इंसिडेंट बीम हो गई, ए ई हो गई रिफ्लेक्टेड बीम। इन दोनों बीम्स के बीच में हम लोगों का λ/2 का ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आ जाएगा खुद ब खुद, स्ट्रोक्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए। तो जो टोटल पार्ट डिफरेंस आ जाएगा वो आएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस λ/2। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टोटल पार्ट डिफरेंस आ गया 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस λ/2। ब्राइट फ्रिंज के लिए इसको n लैम्डा रख दिया गया है इसके इक्वल, और डार्क फ्रिंज के लिए हम लोगों को रख दिया गया है ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। और हम लोगों की ये इक्वेशंस आ गई हैं, और यही हम लोगों की वेज शेप फिल्म का मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 ये इंडिकेट करती है कि जब हम लोग वेज शेप फिल्म इंटरफ्रेंस पैटर्न स्टडी कर रहे होंगे और स्क्रीन पे जहाँ जहाँ पर इक्वेशन 5 सेटिस्फाई होगी वहाँ ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, और जहाँ जहाँ इक्वेशन 6 सेटिस्फाई होगी वहाँ पर डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। और ये हम लोगों का वेज शेप फिल्म का डेरिवेशन है। अब अगला जो हम लोगों का टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है इंटरफ्रेंस बाय न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। और न्यूटन रिंग हम लोगों का वेज शेप का एप्लीकेशन है। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में जो हम लोगों ने मैथमेटिकल वो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किए हैं, उसमें पहले वेज शेप फिल्म फॉर्म की गई है, सर्कुलर वेज शेप फिल्म फॉर्म की गई है। उसके बाद सर्कुलर वेज शेप फिल्म डिटेल में हम लोग आगे आने वाले हैं, अभी सर्कुलर वेज शेप फिल्म फॉर्म करते हैं। उसके बाद यही सेम प्रोसीजर सब पूरा फॉलो होता है जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ा हुआ है कि बीम इंसिडेंट होती है, लेकिन यहाँ न्यूटन रिंग में नॉर्मल इंसिडेंस होगा। वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी दिमाग मत लगाओ। लाइट बीम इंसिडेंट होगी, 2 पार्ट में ब्रेक होगी, वो जब सुपर इम्पोज होंगी तो इंटरफेरेंस होगा, और उनकी कंडीशंस हम लोग यहीं से लेंगे। जो इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 6 है, इसी को हम लोग न्यूटन रिंग की कंडीशंस मान के सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए हम लोग टॉपिक को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अब अगला टॉपिक हम लोगों का आएगा न्यूटन रिंग। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए या पूछना है या कोई और टॉपिक डिस्कस करना है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, हम लोग उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे। और थोड़ा सा हम लोग अभी चूँकि नए वीडियोस बना रहे हैं तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, लेकिन इट्स ओके। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी वीडियोस हम लोग आपके लिए डालें इसमें। तो अब आप लोग समझते रहिएगा, कहीं कहीं पे कुछ कमियां आई होंगी जिससे आपको समझ में ना आया हो तो वो कमेंट में पूछिए, हम लोग उसको डिस्कस कर देंगे। लाइव आके कर सकते हैं डिस्कस, या फिर हम लोग इसी कमेंट सेक्शन में हम लोग वो कुछ ना कोई अरेंजमेंट करके हम लोग उसका आंसर दे लेंगे। ठीक है, थैंक यू।